ट्विटर को आज दो तरफा झटका लगा। एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से ट्विटर को झटका लगा, दूसरी तरफ गाजियाबाद की वायरल वीडियो मामले में ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब ट्विटर की तरफ से सफाई आई है, कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के नियमों का पालन किया जा रहा है, मामले की जांच की जा रही है। लेकिन मानो ट्विटर की मुश्किलें बढ़नी आज से शुरू हो चुकी हैं। काम हिंदुस्तान में करेंगे, कानून दूसरे देश का मानेंगे। ट्विटर का अड़ियल रुख उसे भारी पड़ने लगा है। ट्विटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। वायरल वीडियो मामले में ट्विटर इंडिया समेत 9 पर केस। गाजियाबाद में बुजुर्ग से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था और इसी मामले में केस दर्ज हुआ है। नए आईटी नियमों का पालन नहीं करना ट्विटर को भारी पड़ा। सरकार की ओर से 25 मई से लागू हुए आईटी नियमों को ट्विटर ने अब तक लागू नहीं किया है। यही वजह है कि ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ट्विटर को आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत अब कानूनी संरक्षण हासिल नहीं है। नए आईटी नियम के तहत यूजर्स की शिकायतों को सुलझाने के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी सीसीओ की नियुक्ति जरूरी है। ट्विटर ने नियम को नहीं माना, लिहाजा आईटी एक्ट की धारा 89 के तहत उसे मिली प्रोटेक्शन खत्म कर दी गई थी। 15 जून को ट्विटर के खिलाफ पहली एफआईआर हुई है। अब्दुल सनद वायरल वीडियो मामले में ट्विटर पर गलत ट्वीट न हटाने का आरोप है। ट्विटर कॉरपोरेशन तथा ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भी उक्त धार्मिक संवेदनशील झूठे ट्वीट्स को हटाने के लिए भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो उनका कर्तव्य एवं जिम्मेदारी थी। अतः जनपद गाजियाबाद के थाना लोनी में इन सभी के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 502/21 सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया। ट्विटर के खिलाफ अब कानून के तहत कार्रवाई होगी। अब ट्विटर के अधिकारियों से भी पूछताछ हो सकती है। एफआईआर में कहा गया है कि आरोपियों ने ट्विटर पर सच्चाई को परखे बिना ही घटना को सांप्रदायिक रंग दिया। इनकी ओर से समाज में शांति भंग करने और धार्मिक समूहों को भड़काने के मकसद से वीडियो वायरल किया गया। इस तरह की भ्रामक वीडियोस अगर कोई भी वायरल करता है, जिस तरह से वहाँ के अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि आप इस पर तत्काल एफआईआर करके जांच करिए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के भ्रम फैलाने वाले या धार्मिक उन्माद फैलाने वाले वीडियो या ये कोई भी अगर करेगा, चाहे ट्विटर हो या कोई पार्टी या कोई दल के लोग हों, उनको भी बता दिया गया है, सीधा संदेश दे दिया गया है इस एफआईआर के जरिए कि हम ट्विटर ही नहीं, जो भी लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कानून हाथ में लेने का काम करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए या किसी प्रेस वार्ता के जरिए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ट्विटर पर कार्रवाई को लेकर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी ट्वीट किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, अगर किसी विदेशी संस्था को लगता है कि वह खुद को भारत में अभिव्यक्ति की आजादी का झंडा बरदार दिखाकर कानून का पालन करने से खुद को बचा लेगी, तो ऐसी कोशिशें बेकार हैं। सरकार की सख्ती के बाद ट्विटर बैकफुट पर है। ट्विटर की तरफ से सफाई पेश की गई है। ट्विटर ने कहा है, गाजियाबाद वाले मामले की जांच कर रहे हैं, नई गाइडलाइंस का पालन भी हो रहा है, भारत सरकार को सारी जानकारी दी जा रही है। वैसे ट्विटर यूं ही बैकफुट पर नहीं आया है। बिजनेस के हिसाब से हिंदुस्तान में ट्विटर को फायदे ही फायदे हैं। दुनिया में ट्विटर के 35 करोड़ यूजर्स हैं। ट्विटर के इंडिया में सिर्फ 2.25 करोड़ यूजर्स हैं। लेकिन 2017-18 में भारत से ट्विटर की कमाई जहां 43.5 करोड़ थी, वो अगले ही साल यानी 2018-19 में बढ़कर 56 करोड़ 90 लाख के पार चली गई। ट्विटर को अपने अड़ियल रुख की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। वैसे ट्विटर इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आईटी एक्ट की धारा 89 के तहत मिलने वाला ये कानूनी संरक्षण वापस ले लिया गया है, जबकि गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे बाकी प्लेटफॉर्म्स के पास अभी भी ये सुरक्षा है। गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब बात वैक्सीन पर सियासत की। कोवैक्सीन को लेकर कांग्रेस पार्टी के एक नेता की तरफ से सवाल खड़ा किया गया और उसके बाद सियासी बवाल शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने सीधा सीधा हमला किया कांग्रेस पर वैक्सीन की गंभीरता को लेकर। कांग्रेस पार्टी ने एक महापाप किया है। कांग्रेस पर महापाप का आरोप, बीजेपी का सवाल, कोवैक्सीन को लेकर कंफ्यूजन क्यों फैला रही है कांग्रेस? कोरोना के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही तमाम तरह की अफवाहों पर बीजेपी ने कांग्रेस पर वार किया है। दरअसल कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग में राष्ट्रीय संयोजक गौरव पंधी ने ट्वीट के जरिए कोवैक्सीन में इस्तेमाल होने वाले सीरम पर सवाल उठाए थे। बछड़े से जोड़ते हुए इसके लिए दस्तावेज भी शेयर किया गया था। कांग्रेस की तरफ से पूरे मामले में सफाई मांगी जा रही है। जो तथ्य सामने आए हैं उसका उत्तर सरकार को और भारत बायोटेक को देना चाहिए, उसके बाद इस पर कोई चर्चा हो सकती है।
कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी के तेवर बेहद सख्त है। कांग्रेस के दावों पर बीजेपी ने करारा वार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कोवैक्सीन के कंटेंट पर बीजेपी ने अफवाहों को विराम देने की कोशिश की। कोवैक्सीन में कोई बछड़े का सीरम या गाय का खून नहीं है। कोई भी कोवैक्सीन में बछड़े या गाय का सीरम नहीं है, कोई भी खून नहीं मिला हुआ है, नंबर 1। और नंबर 2, यह वैक्सीन पूर्णतः सेफ है। इसमें किसी प्रकार का कोई अपभ्रंश, जिस प्रकार का एक कम्युनल एंगल देते हुए इसे अपभ्रंशित करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कोई अपभ्रंश नहीं है। सोशल मीडिया पर जो अफवाहें चल रही हैं, उसको लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री की भी सफाई आ चुकी है। चूंकि संबित पात्रा डॉक्टर भी हैं, उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री की सफाई को अपने शब्दों में विस्तार से समझाया। ये जो काव या काफ मतलब बछड़ा होता है, ये जो काफ का सीरम होता है, ये सीरम किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग ग्लोबल प्रैक्टिस है। कई वैक्सीन में, पोलियो की वैक्सीन में, रेबीज की वैक्सीन में, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन में, इनिशियल तौर पे ये सीरम इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो वेरो सेल्स हैं, जिस सेल में वायरस को रेप्लिकेट कराना है, उस सेल को एनरिचमेंट, अगर हमें साधारण हिंदी में कहूं तो खाद का काम करता है। ये सेल जब ग्रो कर जाती हैं, वेरो सेल्स ये कहलाती हैं। इस वेरो सेल में बाद में जो कोविड के वायरस होते हैं, वो वायरस छोड़े जाते हैं, कोरोना के वायरस छोड़े जाते हैं। ये वायरस इन सेल्स में रेप्लिकेट करती है और रेप्लिकेट करते समय ये जो वेरो सेल्स होते हैं वो संपूर्णतः खत्म हो जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, वैक्सीन बनाने से पहले ये जो वेरो सेल्स जिसमें कल्चर किया जाता है, उसको अच्छी तरीके से धोया जाता है केमिकल्स के माध्यम से, ताकि उसमें किसी प्रकार से कोई सेरम का इंग्रेडिएंट नहीं रहे। ये देखा जा रहा है कि अल्पसंख्यक बहुल बस्तियों में वैक्सीन अभियान पहले से सुस्त है। अब नए विवाद के जरिए कोवैक्सीन को कटघरे में खड़ा करने की सियासी कोशिश खौफनाक हो सकती है। बीजेपी कांग्रेस पर वैक्सीन हेजिटेंसी को बढ़ावा देने, वैक्सीन वेस्टेज करने का आरोप लगा रही है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बीजेपी राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी से सीधा सवाल कर रही है। आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, आप तीनों ही कांग्रेस हैं। You 3 आर द कांग्रेस। आप तीनों बताएं, आप तीनों ने कब अपना पहला डोज लिया और कब अपना सेकेंड डोज लिया है? क्या गांधी परिवार वैक्सीनेटेड है या गांधी परिवार वैक्सीनेटेड नहीं है? सब जानते हैं कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन है। मेड इन इंडिया को वैक्सीन पर देश को गर्व है। आखिर देश में वैक्सीन पर सियासत कब रुकेगी? टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना टेस्टिंग में फर्जीवाड़े की एक खबर भोपाल से सामने आई है। यहां कई लोगों के कोविड टेस्ट में मोबाइल नंबर एक ही है। न्यूज़ नेशन ने इन नंबर्स की पड़ताल की। क्या कुछ हकीकत सामने आई, दिखाते हैं आपको। क्या कोविड के नाम पर फर्जी टेस्ट हो रहे हैं? क्या कोरोना टेस्ट में घोटाला हो रहा है? ये सवाल कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट में दर्ज मोबाइल नंबर्स के कारण उठ रही है। भोपाल में रोजाना 6 से 7 हजार कोरोना टेस्ट का दावा किया जा रहा है, लेकिन न्यूज़ नेशन के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं उससे पता चला है कि कोविड टेस्ट के लिए दर्ज मोबाइल नंबर ज्यादातर एक ही हैं। 5 मोबाइल नंबर ऐसे हैं जिनके आधार पर कई लोगों का कोविड टेस्ट किया गया। हैरानी की बात यह कि सभी की रिपोर्ट नेगेटिव है। इसमें से 3 नंबर बंद मिले तो 1 नंबर पर फोन रिसीव नहीं हुआ, जबकि 1 नंबर पर फोन तो रिसीव हुआ, लेकिन न्यूज़ नेशन संवाददाता ने अपना परिचय दिया तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया गया। तो हम इन तमाम लोगों को कॉल करते हैं, चूँकि हमारे पास 5-6 नंबर हैं जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या होता है। तो पहला नंबर हम इसमें से लगाते हैं, जिसमें क्या निकल कर आता है देखिए। क्योंकि यहाँ पर नाम हमारे पास कई हैं। भोपाल स्टेशन इसमें लिखा हुआ है, फ़ोन लगा है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रही है। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है। देखिए दूसरा नंबर बंद है। 1 नंबर पर हमने लगाया, ये उठाया नहीं। अब हम अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। इस नंबर पर कॉल करते हैं, इसमें भी चलिए इस पर रिंग जा रही है। हेलो, हाँ जी, आप कौन बात कर रहे हैं? फोन तो आपने लगाया मुझे।
नहीं, दरअसल मैं शुभम गुप्ता बात कर रहा था न्यूज़ नेशन से। हेलो, देखिए इस तरह से ये कॉल डिस्कनेक्ट हुआ जैसे ही हमने हमारा परिचय दिया। मामले का खुलासा होने के बाद भोपाल के सीएमएचओ ने जांच की बात की है। इसके बावजूद भी हमने अपनी टीम को एनालाइज करने का आपको कहा है और टीम एनालाइज करके अगर कोई इस तरह की कोई चीज़ पाई जाती है तो हम देखते हैं कि उसको कैसे खुलाएं। उधर मध्य प्रदेश सरकार ऐसे किसी घोटाले से साफ इनकार कर रही है। जिला प्रशासन ने टेस्टिंग की रिपोर्ट के मामले में जो कांग्रेस के आरोप हैं उसका पूरी तरह खंडन भेजा है। आप कलेक्टर के खंडन को पढ़ेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। मामला बेहद गंभीर है क्योंकि एक ही मोबाइल नंबर पर कई लोगों के रिकॉर्ड होंगे, तो इसमें से कोई भी पॉजिटिव हुआ तो फिर कोरोना के खिलाफ जंग मुकम्मल कैसे होगी। भोपाल से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना की थर्ड वेव को मात देने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार बड़े पैमाने पर तैयारियों में जुटी है। दिल्ली सरकार ने 5000 नौजवानों को ट्रेनिंग देने का ऐलान किया है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर केजरीवाल सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार ने मेडिकल स्टाफ की कमी के मद्देनजर 5000 हेल्थ असिस्टेंट तैयार करने की योजना बनाई है, जिन्हें बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। तो 5000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, 2-2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। आईपी यूनिवर्सिटी ये ट्रेनिंग दिलवाएगी। दिल्ली के 5000 नौजवानों को 2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। दिल्ली के 9 बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में इनकी बेसिक ट्रेनिंग का इंतजाम किया गया है। ये हेल्थ असिस्टेंट डॉक्टर और नर्स के निर्देश पर काम करेंगे। होम केयर या फर्स्ट एड में इनकी मदद ली जाएगी। टीका लगाने, बीपी जांचने, डायपर चेंज करने, सैंपल लेने का काम इन्हें सिखाया जाएगा। ये 5000 जो हेल्थ असिस्टेंट्स या कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट्स बनेंगे, ये डॉक्टर्स और नर्सेज के असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे। अपने से कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान दिल्ली समेत देश भर में मेडिकल सपोर्ट स्टाफ की भारी कमी देखी गई थी। केजरीवाल सरकार इसी से नसीहत लेते हुए अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुट गई है। टीम न्यूज़ नेशन। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना से लड़ने के लिए जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं और वैक्सीनेशन के जो सफर को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसका असर अब दिखना शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। वैक्सीनेशन का महाअभियान और कोरोना गाइडलाइंस का पाबंदी से पालन, ये वो हथियार हैं जिनसे कोरोना के खिलाफ बड़ी जंग लड़ी जा रही है। ये जंग अब रंग लाने लगी है। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामलों में भारी कमी दर्ज की गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 212 मामले सामने आए हैं और वायरस से संक्रमित 25 लोगों की ही मौत हुई है। देश में लगातार कम हो रहे कोरोना संक्रमण के मामलों की वजह से ही कई राज्यों में लॉकडाउन से ढील दी गई है। दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र में संक्रमण के केस में बड़ी गिरावट का रुख है। वहीं देश भर में बीते 24 घंटे में कुल 62,224 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं 2,542 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण में कमी देखी जा रही है। मंगलवार को दुनिया में 3,67,158 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 8808 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत भी हुई। पिछले 1.5 महीने की बात करें तो दुनिया में रोजाना केसों में 55% तक की गिरावट हो चुकी है। WHO महानिदेशक के मुताबिक कोरोना से होने वाली मौत में कमी आई है। तो ये जानकारी खास है क्योंकि 1.5 साल में पहली बार पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हुई है। साफ है कि दुनिया भर में वैक्सीनेशन का महाअभियान रंग लाने लगा है। इजराइल ने खुद को मास्क फ्री घोषित कर दिया है। अमेरिका में भी अब मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है। तो दवाई भी और कड़ाई भी कोरोना को मात देने का मोदी मंत्र असर कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।